व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था? कुछ बेसिक बातें। क्या बेसिक बातें? कि अगर मुझे किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो ई नॉट ऑफ अ सेल निकालना है तो वो मैं निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशंस जहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन यहां पर हो सकती है? पहला, कि उसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। दूसरा, टेम्परेचर 298 केल्विन्स ना हो। तीसरा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई थी हमको पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि किसी भी सेल के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। हम लोग सब जानते हैं अगर ये वर्क डन की बात की जाए तो पोटेंशियल को E ऑफ सेल के नाम से भी लिखा जा सकता है। अगर वर्क डन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है तो W को आप लोग Q इंटू ई नॉट ऑफ अ सेल के नाम से लिख सकते हो, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है तो। और अगर अनस्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग सब जानते हैं चार्ज, वी ऑल नो दैट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फैराडे, यानी कि NF। तो N इज ऑलवेज इक्वल, Q इज ऑलवेज इक्वल टू NF। और F we all know that 1 फराडे is equal to 96500 कूलम्स। तो ये हो जाएगा N इंटू 96500 कूलम्स। तो नाउ वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज वर्क डन इज इक्वल टू NF E ऑफ अ सेल। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्या इतने फॉर्मूलेज में कोई दिक्कत? देन हम लोग एक बात और जानते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। जैसे जैसे सेल का वर्क डन होता जाएगा, जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। हम लोग सब जानते हैं दैट W इज इक्वल टू NFE, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E ऑफ द सेल। क्या यहां तक के फॉर्मूले क्लियर है? अगर यही प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही हो, सो डेल्टा G नॉट will become equal to minus NF E नॉट ऑफ अ सेल। क्या ये वाला प्रॉब्लम भी समझ में आ रहा है? अब यहां पर डेल्टा G नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कैसी कंडीशन पर? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब यहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन्स होगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। एंड व्हाट इज ई नॉट ऑफ द सेल? वी ऑल नो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पिछली सीरीज में, पिछले वीडियो में देख ली थी। नाउ नर्न्स्ट इक्वेशन हम यहां पर आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो हाउ वी विल स्टडी Nernst equation, NERNST, that is Nernst equation. Now guys, Nernst ने क्या करा, बड़े अच्छे से उन्होंने एक इक्वेशन उठाई। ये इक्वेशन उन्होंने उठाई क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स से। प्लीज गाइज इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग इंटू Q। प्लीज गाइज इस इक्वेशन को ध्यान से देखने की जरूरत है। डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट अनस्टैंडर्ड, या मैं कहूं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी नॉट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां पर व्हाट इज R?
R इज योर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.34 जूल्स पर मोल पर केल्विन. व्हाट इज T? टेम्परेचर अभी हम यहां पर राइट नाउ नहीं रखेंगे. वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T हियर. अच्छा Q क्या है बेटा? Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट. एक एक करके सारी बातों को हम लोग यहां पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. पहले नर्म्स इक्वेशन हम लोग बना लेते. तो पहले जरा इतनी चीज ऑब्जर्व कर लो. ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया. अब हम लोग यहां पर देखो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है. कुछ देर बाद इसकी तरफ जरूर चलेंगे, कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे जरूर सीखेंगे. तो अभी हम लोग कुछ देर के लिए यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कहीं से ला सकते हैं. हाँ, यहां से ला सकते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी की जगह लिखते हैं माइनस NF ई सेल. डेल्टा जी की जगह माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल प्लस RT नेचुरल लॉग Q. क्या करो, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस NF से डिवाइड कर दो. पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस NF से डिवाइड कर दो. तो माइनस माइनस कैंसल, N कैंसल, F कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, N कैंसल, F कैंसल. तो अब यहां पर ही आपको दिखने लगेगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल. ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस RT नेचुरल लॉग Q. तो अब प्यारे बच्चों यहां पर एक इक्वेशन ये हो गई. अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इस नेचुरल लॉग को आप चाहें तो आप इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप इसे चाहें तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा और साथ में लॉग बेस 10 लिखना होगा. तो इस तरीके से आप लोग हमेशा नेचुरल लॉग को, यानी जो ln लिखा हुआ रहता है, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. और लॉग बेस 10 की वैल्यू, लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4 की वैल्यू हमको मिल जाती है. तो ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है. तो ये इक्वेशन बन जाती है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल 2.303 RT, या ऐसा लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 इंटू RT. तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन आप लोग यूज कर सकते हैं कब, जब कंडीशंस नॉन स्टैंडर्ड हो. नॉन स्टैंडर्ड का मतलब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन्स ना हो. सिर्फ तब. सर आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मस्ती नहीं. जब टेम्परेचर 298 ना हो तब ये इक्वेशन हम लोग काम में ले सकते हैं. लेकिन अगर टेम्परेचर 298 दे रखा हो, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, जेई में, नीट में मैंने जितने क्वेश्चन देखे, हर जगह ये नर्म्स इक्वेशन में टेम्परेचर की जगह वो आपको 298 ही देता है. तो ये इक्वेशन आप लोग याद कर सकते हो, आप लोग अपने पास रख सकते हो. लेकिन हम लोगों के पास जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे वो कब आएंगे, जब टेम्परेचर 298 केल्विन्स के बराबर हो. बाकी कंसंट्रेशन और प्रेशर 1 atm के बराबर और कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं. देखो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल ऑफ अ सेल हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी इस फॉर्मूले से. ई नॉट ऑफ अ सेल आप लोग निकाल सकते हो. आर की वैल्यू ये रही, हमने नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट कर लिया, नेचुरल लॉग क्यू आ जाएगा. सॉरी मैं यहां पर क्यू लिखना भूल गया है ना. तो नेचुरल लॉग क्यू, या अपन इसको एक काम करें, ऊपर जैसा ही लिख लेना भाई, जैसे ऊपर की इक्वेशन है वैसे नीचे की लिख लें ताकि आपको तकलीफ नहीं हो. तो आर टी की जगह आर टी मल्टीप्लाई बाय
2.303 log बेस 10 Q को ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है प्यारे बच्चों आपकी, ये दोनों इक्वेशंस आपको अनस्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के पोटेंशियल को निकाल कर दे सकती है। कब? जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो। लेकिन प्यारे बच्चों अगर, अब मैं ये रब करूंगा, अगर यहां पर ये वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, कैसी कि यहां पर आप लोगों के सामने टेम्परेचर 298 केल्विन हो, बिल्कुल हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर ना हो और प्रेशर 1 बार के बराबर या 1 ATM के बराबर ना हो, लेकिन टेम्परेचर आपको गिवन हो 298, तो हम लोग यहां पर इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं दैट एट 298 केल्विन्स। जरा आप देखिए इस इक्वेशन में आप लोगों को R की वैल्यू पता है, दैट इज 8.34 जूल्स पर मोल पर केल्विन। आप लोगों को T की वैल्यू मिल गई 298 केल्विन्स। अच्छा, इस इक्वेशन में अपन एक चीज और भूल गए, नीचे NF लिखना हम लोग भूल गए, डिवाइडेड बाय NF। तो ये पूरा पोर्शन किससे डिवाइडेड रहेगा? NF से, वेयर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है? फराडे। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड F क्या है यहां पर आपका? फराडे। एंड वी ऑल नो दैट 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो यहां पर आप लोगों को F की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 96500 कूलम। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इस नॉन्स्ट इक्वेशन में, यही प्यारे बच्चों आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन है, इस नॉन्स्ट इक्वेशन में ये सारी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस R की वैल्यू क्या है? 8.34 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन्स मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग बेस 10 Q डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्स इनटू N। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 Q। और बच्चों ये है आपकी मोर सिंप्लीफाइड नॉन्स्ट इक्वेशन। ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड नॉन्स्ट इक्वेशन हो गई कब? जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन्स दिया हो, तो आपने टेम्परेचर की जगह 298 लिख के इक्वेशन सॉल्व कर दी। लेकिन अगर टेम्परेचर की जगह 298 नहीं होगा तो फिर आपको ये इक्वेशन ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये है आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन। प्लीज इस नॉन्स्ट इक्वेशन को ध्यान से नोट करेंगे, मैंने कैसे डिराइव करा ध्यान देंगे। थोड़ी सी ये NF यहाँ पर मैंने बाद में ऐड किया है, अपन उस समय भूल गए थे, यहाँ पर हमने F की जगह वैल्यू रख दी है और ये सिर्फ N बचा है। तो ये नॉन्स्ट इक्वेशन है जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ये कंफर्म 298 केल्विन्स टेम्परेचर जब दे रखा हो तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को उठाओ, इस इक्वेशन को उठाओ सॉरी, और वैल्यू पुटअप कर दो। जरा इसको नोट करो, फिर मैं आपको नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखाता हूं, पर पहले इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने नॉन्स्ट इक्वेशन लिख ली है, हम लोगों ने नॉन्स्ट इक्वेशन डिराइव करना सीख लिया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है इसको यहां पर साइड में एक जगह लिख लेते हैं। तो नॉन्स्ट इक्वेशन आपको अन या नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने में मदद करती है। आप लोगों को इसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल की वैल्यू चाहिए, माइनस RT मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग बेस 10 Q यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट अपॉन NF। एक तो आप इस वैल्यू से निकाल सकते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिकली टेम्परेचर 298 केल्विन्स दे रखा है तो यहां पर आपका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहां पर आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल की वैल्यू रखनी होगी RT, और ये सारी वैल्यूज रखने के बाद और फराडे की वैल्यू रखने के बाद यहां पर बचेगा 0.059 अपॉन F लॉग बेस 10 एंड Q। तो यहां पर बच्चों आप इस तरीके से नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हो। तो अब आप लोगों को नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी आ गई है, नॉन्स्ट इक्वेशन बनानी आ गई है।
अब हम लोग जरा इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आज अभी इसी वक्त इसे याद कर लो, नर्न्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, नर्न्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर हाफ सेल, हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हैं, एंड फॉर कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल के लिए भी लगा सकते हैं। हाफ सेल क्या होता है? अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के दो पार्ट्स होते थे। एक पार्ट में जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीडाइज होता था, तो वो हाफ हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, और जहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बनता था वो हो गया आपका रिडक्शन हाफ। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप चाहें तो किसी एक इंडिविजुअल हाफ सेल का यानी एक आधे सेल का भी इससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं और पूरे सेल का भी पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले यह सीखेंगे कि एक हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। आप एक हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं, एक बार आपको इमेजिनेशन में ले आऊं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर होगा। आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में दो चेंबर्स होते थे, सॉल्ट ब्रिज लगा होता था, एक इलेक्ट्रोड यहां पर, एक इलेक्ट्रोड यहां पर होता था, ये इस तरीके से वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ होता था। यहां पर ऑक्सीडेशन चल रहा होता था, इसलिए इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन हाफ, और इस वाले चेंबर में अगर रिडक्शन होता है तो इसे कह दिया रिडक्शन हाफ। हम लोग सब जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? प्लीज गाइस इसे ध्यान से देख लीजिए। हाफ सेल के लिए अब हम लोग क्या करने वाले इस नर्न्स्ट इक्वेशन को लगाने वाले हैं हाफ सेल के लिए, यानी कि पहले मैं आपको इसको इस हाफ के लिए लगाकर बता देता हूं, फिर इस हाफ के लिए लगाकर बता देता हूं। नाउ एक बात समझना, यहां पर जो मैं रिएक्शन लिखने वाला हूं वो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से लिखने वाला हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से लिखने वाला हूं मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि भले ही आपका मेटल बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो कर रहा हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि ये लिथियम पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा और लिथियम पॉजिटिव से लिथियम बनने से मना कर देगा। और इस बात का प्रूफ क्या है? हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाईली नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को इस फॉर्म में ले जाएगा जिसका एग्जाम्पल 2.87 अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। तो बच्चों हम लोग हमेशा जो भी रिएक्शन लिखेंगे वो हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे कि एक मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक मेटल बना रहा है, भले ही वो इस सेल के हिसाब से, आई रिपीट, भले ही वो इस सेल के हिसाब से ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। मतलब अगर हम इस डेनियल सेल की बात करें तो हम लोग सब जानते हैं डेनियल सेल में जिंक इस प्रकार रिएक्शन करता है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में आ जाता है और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ध्यान रखना, नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते वक्त आप रिएक्शन को इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से लिखना है, क्योंकि हमें वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से लिखना है, क्योंकि हमें वैल्यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही दे रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसी रिएक्शन लिखी हुई है? मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आया। अब अगर ये आसानी से आ जाएगा तो आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में मुश्किल क्रिएट करेगा तो आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब अगर आपने रिएक्शन घुमा दी, मतलब अब आपने रिएक्शन घुमा दी, मतलब अब आप ऐसा बोल रहे हो कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये करा, तो फिर इसका जो स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम इतनी मुसीबत मोल नहीं लेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने हमें सिखाया है हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो भले ही डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हो, लेकिन हम लोग यहां पर इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार की। अगर आपके पास में Zn डाई पॉजिटिव है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और जिंक सॉलिड बना रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0. माइनस में है ना, माइनस में 0.76 वोल्ट्स होगा। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये रिएक्शन इस प्रकार लिखी है और हम इसे इसी प्रकार लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमें पहले से पता है कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस प्रकार ऑक्सीडेशन करेगा। तो हम लोगों ने यह पता कर लिया कि जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है। बस अब हमें जिंक का यानी इस हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो हमने इक्वेशन को इस प्रकार लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे। अब हम यहां पर निकालने वाले हैं Q यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू। बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या मास ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ। हम यहां पर और भी क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर कंसंट्रेशन से मतलब अपन मोलैरिटी में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर सब सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी तरीके का कोई डाउट? दैट मींस Q की वैल्यू कैसे आएगी, Zn सॉलिड डिवाइडेड बाय Zn डाई पॉजिटिव आयन। एक बात और ध्यान रखना, ये एक्टिव मास लिखते वक्त आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस प्रकार की चीज आती है 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag, तो बेटा यहां पर Q कैसे बनाएंगे इसका आप? ये रिएक्शन मैंने उल्टी लिखी है, ये रिएक्शन अगर अपन नहीं सीधी लिखिए, सॉरी। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोडक्ट है, तो एक्टिव मास ऑफ सिल्वर या कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। लेकिन बेटा यहां पर आप देखिए इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो आपको इनकी पावर में 2 लगाना पड़ेगा। आपको इनकी पावर में 2 लगाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, Q लिखते वक्त आप लोगों को इनकी पावर में कितने इनके मोल्स हैं, कितना इनका मोल्स है, ये पावर में लिखना कंपलसरी है। इट इज वेरी मच कंपलसरी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया Q। लेकिन बच्चों एक बात समझो, ये जो कंसंट्रेशन है, मैंने अभी आप लोगों से कहा कंसंट्रेशन नाम की चीज तो सॉल्यूशन, एक्वस या लिक्विड चीजों के लिए होती है। लेकिन यहां पर जो जिंक हमें मिल रहा है ये तो सॉलिड है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, फॉर एवरी सॉलिड मेटल या सॉलिड्स के लिए जो आपका कंसंट्रेशन होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सॉलिड्स के लिए इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पर जिंक सॉलिड है, सो देयरफॉर जिंक सॉलिड होने की वजह से आपको इसका कंसंट्रेशन क्या मान के चलना पड़ेगा, 1, दैट इज यूनिटी। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं इसके अंदर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सो नाउ Q विल बिकम 1 Zn डाई पॉजिटिव। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। इस तरीके से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलर हो, इट इज पॉसिबल कि 1 मोलर हो, तो यहां पर Zn पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, 1। हो सकता है ये 2 मोलर हो, तो Zn पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, 2। हो सकता है ये 0.01 मोलर हो, तो Zn डाई पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, 0.01। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी कंसंट्रेशन होगा वो यहां पर आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो Q की वैल्यू हमें यहां से मिल गई।
तो अब इस हाफ सेल के लिए, क्या मैं ये रब कर दूं? आपको इमेजिनेशन में आ गया? तो हम लोग हाफ सेल और कंप्लीट सेल के लिए लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग हाफ सेल के लिए लगाना सीख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एफ। ये मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 298 केल्विन पर काम चल रहा है। अगर 298 पर नहीं चलेगा तो ऊपर वाली इक्वेशन लगा देना, ये वाली, और अगर 298 पे काम चल रहा है तो ये वाली लगा देना। तो अभी मैं ये वाली लगा रहा हूं, तो 0.059 अपॉन एफ, नहीं सॉरी एन अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, जो यहां से भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, log बेस 10 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव। बस ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब यहां पर जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू हो वो आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब अपन यहां पर इमेजिन करते हैं, लेट्स से यहां पर ये जो जिंक का कंसंट्रेशन इट इज 0.01 मोलर, इट इज 0.01 मोलर। तो अब आप इस पूरी इक्वेशन में सारी वैल्यू रख देते हैं अपन। समझ में आ रही बात? तो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, सारी वैल्यू रख देते हैं। तो देखो जिंक की वैल्यू 0.01 है, तो ये जाएगा 1 अपॉन 0.01 लॉग बेस 10, या चलो इसको 0.01 नहीं 0.1 कर देते हैं। तो ये 0.1 देन 0.059 अपॉन, आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और मैं मान के चलता हूं, मैं आपको बोल देता हूं, क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो यहां पर क्वेश्चन में वैल्यू आपको ई नॉट ऑफ द सेल की हमेशा गिवन होगी, क्योंकि हम लोग हाफ का पोटेंशियल निकाले तो हमको ये मिल जाएगा एन ई ऑफ द सेल। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 का पॉइंट हटाते ही ये 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग यहां पर log 10 की वैल्यू इसको हटाकर क्या लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई, ये 0 हो गया तो ये भी पूरा हट गया, ये हो जाएगा 0.0295। तो 0.0295 इंटू 1, तो 0.0295 आपको ई सेल की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप लोगों को इक्वेशन लगाना पड़ेगी। तो आप लोगों का यहां पर क्यू लगाते आ गया? क्या आप लोगों को यहां पर क्यू लगाते आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अब मैं यहां पर इस Zn डाई पॉजिटिव की जगह यहां पर क्या लिख देता हूं, M N पॉजिटिव। M N पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर यहां पर 2 हो तो यहां डाई पॉजिटिव, 1 हो तो 1 पॉजिटिव, 5 हो तो 5 पॉजिटिव। और आप लोगों को इसकी पावर में भी x यहां पर लगा देता हूं। मान लीजिए कभी यहां पर 2Zn होता तो यहां पर इसकी पावर में x आ जाता। तो ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन हाफ सेल की। अब आपके पास में कोई भी हाफ सेल या किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो तो आप नर्स्ड इक्वेशन से इस तरीके से हाफ सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर हाफ सेल, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है लाडले बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, अगर हम इसे हाफ सेल के लिए निकाल रहे हैं तो यहां पर अपन इसको सेल की जगह आप इसे यहां पर इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोड, यहां पर एक्चुअली आपको इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे रखी होगी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप रिडक्शन वाले का निकाल रहे हो तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ऑक्सीडेशन के लिए निकाल रहे हो तो यहां पर ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को रखकर मैं आपको और समझाता हूं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पूरे कंप्लीट सेल का, अब एक पूरे कंप्लीट सेल का हम लोग यहां पर पोटेंशियल निकालते हैं। या पहले और इसको एक बार देखना चाहते हो? एक बार और देख ले कि आगे बढ़े? चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। लेट्स से मेरे पास में कॉपर है, कॉपर डाई पॉजिटिव है एक्वस फॉर्म में, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर नाम का सॉलिड बनाता है। क्या आप इस हाफ सेल के लिए मुझे
इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालकर बता सकते हो? मैं आपकी मदद के लिए कुछ बात और बता देता हूं। इस इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, दैट इज कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर बनने वाला, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मिलता है, दैट इज 0.34 वोल्ट्स। तो क्या अब आप इस चीज को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पर इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, यानी आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो कितना लिया है? 0.1 मोल लिया है, और आपने यहां पर टेम्परेचर कितना लिया है? 298 केल्विन्स लिया है। तो क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये आपको मिल गई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। अब यहां पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, अभी जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा था, ई नॉट ऑफ अ सेल वाला इज इक्वल टू, सॉरी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 1 अपॉन 1m पॉजिटिव n पॉजिटिव। बच्चों यहां पर सेल लिखना सही नहीं है। सेल लिखना क्यों सही नहीं? क्योंकि सेल तो पूरा सेल होता है जिसमें कैथोड और एनोड दोनों हो, लेकिन हम तो यहां पर एक हाफ सेल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग सेल को रिप्लेस कर देंगे एक चीज से। वो क्या होगी? ध्यान से देखेंगे, mn पॉजिटिव स्लैश m, और यहां पर भी सेल को हम लोग कहां से रिप्लेस कर देंगे? mn पॉजिटिव स्लैश m। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले आपका मेटल आयोनिक फॉर्म में था, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद खुद को मेटल फॉर्म में बदल लिया। सिमिलरली मेटल आपके पास में आयोनिक फॉर्म में था, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को मेटल फॉर्म में बदल लिया। तो अब ये क्या हो गया? अब ये आपका हाफ सेल हो गया। मतलब ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया? सेल का हाफ सेल। अब ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, हम लोगों को हमेशा जो ये केमिकल रिएक्शन है ये इसी फॉर्मेट में लिखनी है। किस फॉर्मेट में लिखनी है? कि आपके पास में एक मेटल है जिसके पास n पॉजिटिव चार्ज है, उसने n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को m यानी मेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। भले ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर रही हो, ऑक्सीडेशन में मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लेकिन आप बोलोगे सर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये भले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन ये रिएक्शन हो सकता है उस मेटल की हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। लेकिन ये फॉर्मेट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमें इस फॉर्मेट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने लिखकर बताया है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आप लोगों को इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा कुछ भी हो जाए हम रिएक्शन हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अब आप लोगों के पास में नर्न्स्ट इक्वेशन अवेलेबल है। ये मैंने हाफ सेल की इक्वेशन बना दी, ठीक है। नाउ यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, कॉपर का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। तो सबसे पहले अपन यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, ई नॉट ऑफ अ सेल, ये आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट्स माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 2, तो डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटेगा, ये 10 बन जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0.34 माइनस इसको इससे कट कर दीजिए 0.0295 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो व्हाटसोएवर विल बी योर वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू होगी, यानी लगभग ये होगी 0.31 है ना, 2 गया 1, हाँ, तो 0.31 आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो E ऑफ Mn डाई पॉजिटिव, अब यहां पर तो अपना कॉपर ही है, तो अपन निकालेंगे कॉपर डाई पॉजिटिव स्लैश कॉपर इज इक्वल टू 0.31 विल बी योर आंसर। तो आप लोगों को यहां पर कॉपर का E यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या पोटेंशियल होगा ये पता लग गया।
स्टैंडर्ड कंडीशंस का पोटेंशियल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और इसीलिए हम लोगों ने इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फॉर्मेट में लिखा है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल एक हाफ सेल का निकाल सकते हो। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? पक्की बात, श्योर। अब आगे चलिए अब हम इस इक्वेशन को एक कंप्लीट सेल के लिए लगाकर देखना चाहते हैं। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीट सेल के लिए लगाकर देखना चाहते हैं। तो कंप्लीट सेल कैसा होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये एनोड पर लगेगा। कॉपर एक्वस फॉर्म में होने की वजह से, डाई पॉजिटिव चार्ज शो करने की वजह से जिंक के द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये लगेगा आपके कैथोड पर। ठीक है, तो पहले दोनों के हाफ हाफ सेल के लिए अपन ये रिएक्शन लगाकर देख लेते हैं। देखो इसके लिए तो कोई रिएक्शन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों इसके लिए ई सेल निकालोगे तो इसके लिए ई सेल कैसा लिखोगे? कॉपर डाई पॉजिटिव स्लैश कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 1 अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव। इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। भाई इस इक्वेशन के लिए Q की वैल्यू क्या आएगी? Q इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, इसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 माना जाएगा, तो इट इज 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव। तो Q की जगह मैंने इसकी वैल्यू रख दी। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? लेकिन जो मैं बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहा था, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए जब आप नर्म्स इक्वेशन बनाओगे, जब आप इस जिंक के लिए जब आप Q की वैल्यू निकालने जाओगे, तो काफी सारे बच्चे यहां पर ये गलती कर देंगे कि वो इसे प्रोडक्ट मान के Zn डाई पॉजिटिव को ऊपर लिख देंगे और Zn को नीचे लिख देंगे, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है और नहीं भी, लेकिन हम लोग इसे मिस्टेक मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एनोड पर चल रही है, इसलिए इस प्रकार लिखी है। लेकिन अगर आपको इस एनोड पर लगे जिंक और जिंक आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो वो दिखेगा Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn के हिसाब से। और ये वैल्यू आपको कौन देगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जब आप इस जिंक को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखोगे, जो मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो इस प्रकार ना लिखी हुई होकर वो लिखी हुई होती है Zn डाई पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और जिंक बना, और इसके लिए इसका पोटेंशियल आया माइनस 0.76 वोल्ट्स। इस माइनस टर्म का क्या मतलब निकाला था हम लोगों ने? कि इलेक्ट्रॉन Zn डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में नाटक करेगा, परेशानी देगा। क्यों? क्योंकि Zn डाई पॉजिटिव फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक बनाना नहीं चाहता, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अब हमें क्योंकि ई नॉट की वैल्यू की जरूरत पड़ती है नर्म्स इक्वेशन में, आप देखिए आप लोगों को ये इक्वेशन नहीं लिखनी है। बस ये इक्वेशन हमें क्या देखने में मदद करेगी कि भैया जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड पर लगा है, दैट्स इट। हम लोगों को जब Q निकालना होगा, हम लोगों को जब रिएक्शन कोएफिशिएंट लगाना होगा, तो हमें हमेशा रिएक्शन इसी फॉर्मेट में लिखनी है। बाकी दुनिया की कोई भी रिएक्शन आ जाए, मतलब मेटल आयोनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बना रहा है, यही रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि यही रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर होती है जहां से हम वैल्यू निकालते हैं। तो इस रिएक्शन के हिसाब से जिंक ऊपर आएगा और जिंक डाई पॉजिटिव नीचे आएगा। नाउ जिंक सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से जिंक का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा
और Zn डाई पॉजिटिव एक्वस फॉर्म होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन आपको कुछ यहां से लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ये ई नॉट की वैल्यू मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं करना है, आपको ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी, कुछ क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो क्यू की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई। तो इस क्यू की वैल्यू की मदद से आप लोग यहां पर इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ई Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम लोग हमेशा, इज इक्वल टू ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव। क्या दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आ रही है? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कैथोड की। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एनोड की। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अब हमें क्योंकि कंप्लीट सेल का निकालना है पोटेंशियल, एक पूरे कंप्लीट सेल का निकालना है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखना शुरू कर देते हैं। पहले जरा इतना ध्यान से देख लो, इतनी रिएक्शन ऑब्जर्व कर लो। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो देन यू गाइस कैन आस्क मी। ठीक है, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए हम लोगों ने किस प्रकार से इस रिएक्शन को लिखा है, आप आराम से देख लो। ठीक है, आगे चलें, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? ठीक है, तो अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग एक फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज ई ऑफ अ सेल। क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग? ई नॉट ऑफ अ सेल, सॉरी, ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। वही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे, ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड। यहां पर नॉट नहीं है बच्चों, यहां पर स्टैंडर्ड वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ई सी यू डाई पॉजिटिव अपॉन सी यू माइनस ई Zn डाई पॉजिटिव अपॉन Zn। तो ये आपके इलेक्ट्रोड के कैथोड और एनोड का अपन ने यहां पर नेगेटिव साइन कर दिया। इस इक्वेशन में जैसे ही मैं ये वैल्यूज पुटअप करूंगा, ये इक्वेशन कैसे लगने लग जाएगी? देखो, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, तो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई सी यू डाई पॉजिटिव अपॉन सी यू की वैल्यू क्या थी? ई नॉट ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव अपॉन सी यू माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 1 अपॉन सी यू डाई पॉजिटिव माइनस Zn डाई पॉजिटिव का अनस्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? ई नॉट ऑफ Zn डाई पॉजिटिव अपॉन Zn माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख दूं, इस टर्म को इधर ले जाकर अगर मैं इसे एक साथ लिख दूं और इस पूरी टर्म को कॉमन निकाल लूं, तो ये कैसे दिखाई पड़ेगी? देखिए, ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट। अच्छा, ये है क्या भाई? ये कैथोड है और ये क्या है? ये एनोड है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। भाई ये एनोड का पोटेंशियल है, ये कैथोड का पोटेंशियल है। तो जब इन दोनों को माइनस करते तो हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ये ई नॉट ऑफ सेल के बराबर नहीं हो गया? तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस ये पूरी टर्म अपने पास में कॉमन है 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, इस लॉग बेस 10 के साथ अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहां पर ये वाली जो टर्म है ये ऊपर लिखी जाएगी Zn डाई पॉजिटिव, क्योंकि दोनों डिवीजन में आ जाएंगे। तो जो पहले वाली टर्म है
वो डिवीजन में नीचे रहेगी और ये जो बाद वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में। तो ये अब आपको कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। तो अब आपके सामने जो नर्न्स्ट इक्वेशन डेवलप हो गई है ये कंप्लीट सेल के लिए है। दिस नर्न्स्ट इक्वेशन इज फॉर कंप्लीट सेल, जिसके अंदर आप लोगों को ऊपर की ओर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड या जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, यानी जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने समझा था। अब हम लोग इसके लिए एक फाइनल नर्न्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं जो कंप्लीट सेल के लिए यूज होगी। और वो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए, अनस्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल is equal to E naught of a cell, that is standard electrode potential of a cell, minus 0.059 upon n log base 10। यहां पर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। या तो आप इस प्रकार लिखिए, या तो आप इसे ऐसे ध्यान रखिए कि यहां पर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पर आपको कौन सा सेल रखना है, यहां पर आपको कौन सा पार्ट रखना है जिसमें ऑक्सीडेशन चल रहा हो, और यहां पर आपको क्या रखना है जहां पर आपका रिडक्शन चल रहा हो। तो बच्चों ये हो गई आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। तो हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन किस किस के लिए निकाली, पहले हाफ के लिए निकाली, हाफ सेल के लिए इस प्रकार, फिर पूरे सेल के लिए निकाल ली इस प्रकार। अब जरा आप इसको ऑब्जर्व कर लो, इसके ऊपर एक हाथ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। प्लीज हैव अ लुक। हाँ बच्चों जी, तो इतना समझने के बाद अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन पे। इतनी जो हम लोगों ने मगजमारी करी है, हम इस पर एक क्वेश्चन वापस से लगाकर देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि एक सेल है जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, दैट इज मैग्नीशियम प्लस 2Ag पॉजिटिव। यहां पर Ag पॉजिटिव के ब्रैकेट में 0.0001 लिखा हुआ है। देन यहां पर ये रिएक्ट करके बना रहा है Mg डाई पॉजिटिव जिसके ब्रैकेट में 0.130 लिखा हुआ है प्लस 2Ag। इस सेल का इन लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों को दे रखा है। वो कितना दे रखा है मैं एक बार चेक कर लेता हूं, दैट इज 3.17 वोल्ट्स। 3.17 वोल्ट्स इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। और आपसे बोला गया है इस सेल का अनस्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल आप निकालो। और यह भी कहा गया है कि ये जो सेल वर्क कर रहा है ये 298 केल्विन्स पर वर्क कर रहा है। नाउ आपको ई ऑफ अ सेल निकालना है, मतलब यहां पर क्लियर कट नर्न्स्ट इक्वेशन आपको लगानी है। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होगी, नर्न्स्ट इक्वेशन होगी अन या नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल माइनस 0.059। मैंने 0.059 वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा, क्योंकि टेम्परेचर 298 दे रखा है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो फिर मैं यहां पर RT वाला लगाता फॉर्मूला, अपॉन n log बेस 10। यहां पर हमको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन किसका, एट एनोड वाले का। यहां पर जो एनोड पर कंसंट्रेशन चल रहा है उसका, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा इस बात को, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या चलता है प्यारे बच्चों, रिडक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझसे पूरे सेल के बारे में बात की जा रही है। अगर मुझसे सिर्फ कैथोड या सिर्फ एनोड बोलते तो यहां पर ऊपर 1 आ जाता और नीचे वो कैथोड या एनोड का जो भी आयोनिक कंसंट्रेशन है वो नीचे आ जाता। अब ब्रैकेट में ये लिखे होने का मतलब क्या है, दे आर टेलिंग अस अबाउट द कंसंट्रेशन। ये हमें क्या बता रहे हैं, कंसंट्रेशन जो हमें यहां पर रखना है।
तो यहां पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं 3.17, तो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लियरली विजिबल है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। एक सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है, मतलब सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है, दैट मींस एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बनाता होगा, तो डेफिनेटली दो सिल्वर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दो Ag बना रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो Mg बनाता है, मतलब डेफिनेटली पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां पे लिख दिया अपॉन में 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। दो सिल्वर मिलकर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं और एक अकेला मैग्नीशियम पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन हड़प ले रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं log 10। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो एनोड पर कौन होगा और कैथोड पर कौन होगा, तो क्लियरली विजिबल है रिएक्शन में मैग्नीशियम द्वारा दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जा रहे हैं, तभी डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, मतलब मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनोड पर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन आएगा, दैट इज 0.130 अपॉन डेफिनेटली सिल्वर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, तो सिल्वर का कंसंट्रेशन 0.0001 आ जाएगा यहां पर नीचे। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो सिल्वर के कितने मोल्स अवेलेबल हैं, 2 मोल्स, तो इसकी पावर में मुझे 2 लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम की पावर में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 1 मोल में अवेलेबल है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसको सॉल्व करना बता देता हूं। देखो 0.130 को 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 0.0001 से आप डिवाइड करोगे तो यहां पर ये देखो ये हट गया, ये डेसिमल हट गया 1 2 3, यहां पर ये आ गया 1 2 3, 0.1 3 और 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ दिखेगा 1300000, मतलब ये कुछ इतनी बड़ी वैल्यू आएगी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी आपको यहां पर ये वैल्यू मिलेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो दिखेगा 3.17 माइनस इसको सॉल्व करने पे 0.0295 log बेस 10। नाउ बच्चों दिस इज 1,30,00,000। मैं आपको बता देता हूं इसकी जो लॉग वैल्यू होती है, यानी लॉग बेस 10 इंटू 1.3 इंटू 10⁻6 इज ऑलवेज 7.11, ये इसकी लॉग वैल्यू होती है। तो मल्टीप्लाई बाय, जैसे आप इसकी लॉग वैल्यू लिखेंगे तो ये सब हट जाएगा और ये हो जाएगा 7.11। जब 7.11 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 3.17 माइनस 0.21। क्या वैल्यू मिली, 0.21, इतना देख लीजिए। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट्स, एंड दैट इज योर ई ऑफ द सेल, यानी कि इस सेल का जो अनस्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको यहां पर इस प्रकार मिल गया। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना नर्न्स इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अप्लाई करना होता है, तो इसको जरा ध्यान से देख लो। और गाइस अब इस वीडियो में आई रिपीट, कोई भी डाउट हो बिना टेंशन के कमेंट बॉक्स में लिखो। अब मैं अगले 1 या 2 दिन आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ताकि आप इसके अंदर कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सको, तो मैं वापस से रिवीजन वीडियो इसका बना दूं, री एक्सप्लेन कर दूं, और अगर नहीं तो फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग नर्न्स इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और उसका गिब्स एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, एक बार वो टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी इतना देख लो, और अगर इसके अंदर कोई भी डाउट कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दो। 1-2 दिन का वेट कर लूंगा, अगर नहीं कोई कमेंट आता कि सर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, SHE और फिर आता है नर्न्स इक्वेशन, ये सब कंबाइंड है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन ही याद कर लिया, फॉर्मूला, तो आपका काम हो गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वो आपको पूछेंगे कि आपको ये फॉर्मूला लगाते आता है कि नहीं, एनोड ऊपर है तो आपको ये पता है कि नहीं, कैथोड नीचे तो ये पता है कि नहीं। अगर अकेला है
तो 1/mn पॉजिटिव है, ये आपको पता है कि नहीं, ये सामने वाला जज करता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।